नमस्कार दोस्तों। तो आप सबको पता है कि वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है और इस्माइल हानिया की डेथ के बाद ये सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और साइमल्टेनियसली जो जितने भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, साइमल्टेनियसली अगर आप देखो तो इस्माइल हानिया की डेथ हुई, उसके तुरंत बाद रिवील हुआ कि मोहम्मद दाइफ जो कि मिलिट्री कमांडर था हमास का, उसको भी एयर स्ट्राइक में इजराइल ने ही मारा था। इस्माइल हानिया की डेथ का भी जो सारा इल्ज़ाम है वो इजराइल के ऊपर लगा, उसके असैसिनेशन का, और ख़ुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने बताया कि ये इजराइल नहीं किया होगा और कोई कर नहीं सकता है ये सारी चीज़ें, इजराइल और ईरान की टेरिटरी पर जाकर के ये सारी चीज़ें करना। उसके बाद हिजबुल्लाह के शुरा काउंसिल के ऊपर अटैक करना, सीधा सीधा नसरुल्लाह को चैलेंज कर देना। आप देखो ये सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हूदीस हो गए, आपका हमास हुआ, फिर जो जितने भी ये शियाइट ग्रुप्स हैं इराक और सीरिया में विच आर सपोर्टेड बाय ईरान, ये सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं दे आर नॉट केपेबल इनफ कि वो इजराइल से डायरेक्ट अटैक कर पाए, इसीलिए इजराइल इनको घुस घुस के मारता है। प्रॉब्लम इजराइल के साथ ये है, प्रॉब्लम इजराइल का जो सीधा टारगेट है, दो मेन टारगेट है, वो है ईरान। एंड इजराइल वांट्स कि ईरान किसी भी तरीके से इस युद्ध में उतर जाए, बिकॉज ये एक तरीके का मौका है इजराइल के लिए ईरान को सीधा ख़त्म करने का या उसको डायरेक्ट चैलेंज करके हराने का, और ये मौका बिल्कुल भी इजराइल जाने नहीं देना चाहता है। तो जो अयतुल्ला खमेनी धमकी दे रहे हैं कि वो डायरेक्ट अटैक करेंगे इस तरीके से, तो इजराइल उसके लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। इजराइल वांट्स कि ईरान बिल्कुल डायरेक्ट अटैक में आ जाए, ताकि जो कंडेम लोग कर रहे हैं इजराइल को अभी तक कि आप पैलेस्टीन में जो कुछ कर रहे हो, पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कंडेमनेशन खत्म हो जाए और डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री वॉर हो जाए। बिकॉज इन छोटे छोटे ग्रुप से लड़ना इजराइल के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा और बहुत लंबा खींच रहा है ये। तो इसीलिए इस्माइल हानिया को मारना, देयर वॉज अ मैसेज गिवन टू ईरान कि आप डायरेक्ट इस युद्ध में उतर आओ। अब इन जिस सारी चीज़ों ने इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दिया है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, कि अब वो टेंशन और ज़्यादा तब बढ़ गया है जब एक और चीज़ रिवील हुई है। ये आज के दिन अभी कुछ घंटों पहले ये चीज़ रिवील हुई है कि अल जजीरा न्यूज़ चैनल को आप जानते होंगे। अल जजीरा न्यूज़ चैनल काफ़ी फेमस है पूरे मिडिल ईस्ट में और बहुत बड़ा व्यूअर बेस है अल जजीरा का। अल जजीरा वॉज दैट चैनल जो कि कतर बेस्ड है, इनका हेडक्वार्टर कतर में मौजूद है, कतर की गवर्नमेंट इनको फंड करती है। और अगर आप देखोगे 2006 में इन्होंने अपना इंग्लिश यूनिट शुरू किया था। तो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल है इंग्लिश मीडियम का, तो वो अल जजीरा है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका व्यूअर बेस है। अब हुआ क्या है कि अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट जिनका नाम था इस्माइल अल घोल, अगर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अगर नहीं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हो तो आप बता देना मुझे। तो इस्माइल अल घोल जो है वो गाज़ा सिटी के अंदर में मौजूद थे, और गाज़ा सिटी में लगातार आपको पता है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करे हमास को मारने के लिए। तो उसी एयर स्ट्राइक में इस्माइल अल घोल की कुछ दिनों पहले जो है डेथ हो गई थी। अब इस डेथ को लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक में इस्माइल अल घोल को मार दिया, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, जो कि न्यूट्रल जर्नलिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई इसमें। तो इसके लिए काफ़ी कंडेम किया जाता था इजराइल को। अब इजराइल ने पहले तो इस सारी चीज़ों को मना किया कि हमने किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं मारा, हमने सिर्फ और सिर्फ हमास के मिलिटेंट्स को मारा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इसकी जैसे बॉडी रिकवर हुई है तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इजरायली एयर स्ट्राइक से मारा गया। तो इजराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने मारा है, लेकिन हमने इसलिए मारा है बिकॉज दिस इस्माइल अल घोल जो जर्नलिस्ट है, ही वॉज एन ऑपरेटिव ऑफ हमास, और जो अक्टूबर 7 के अटैक हुए थे उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था, एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द यूनिट। अब ऑब्वियसली अल जजीरा न्यूज़ चैनल जो है वो इसको पूरी तरीके से बेसलेस एलिगेशंस बता रहा है ताकि वो सपोर्ट गार्नर कर सके। अब क्योंकि ये कतर बेस्ड न्यूज़ एजेंसी है अल जजीरा, तो कतर की गवर्नमेंट काफ़ी न्यूट्रल है इन सारी चीज़ों को लेकर के, और कतर इज़ दैट कंट्री जो कि सीज फायर एग्रीमेंट को ब्रोकर करवा रहा था और मिडिल ईस्ट में शांति चाहता था। बिकॉज कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारी जैसी कंट्रीज़ हैं जो इनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट में, कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। सो दे डोंट वांट मिडिल ईस्ट टू बी डिस्टर्ब्ड, और ईरान से इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते भी हैं। देखो शिया सुन्नी की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिक्स आप समझना कि ईरान से प्रॉब्लम एक्चुअल में सऊदी अरेबिया और कतर जैसी कंट्रीज़ को सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बहुत वायलेंस करते हैं, जिसकी वजह से पूरा वेस्ट एशिया का माहौल बिगड़ जाता है, जिससे टूरिज़्म पर भी इफेक्ट पड़ता है। जिससे टूरिज़्म के अलावा अगर आप देखोगे तो उनके बिजनेस पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। चाइना, यूएस जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो कि बिजनेस करने आना चाहती हैं, फ्रांस, जर्मनी जैसी जो माइनिंग की कंपनीज हैं, ऑयल माइनिंग करती हैं,
उनके लिए बहुत दिक्कत होता है आकर के काम करने में। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा हाथ पीछे खींचते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, और बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो भी अपने हाथ पीछे खींचती हैं इस वजह से। तो इसीलिए कतर सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं ईरान से, बिकॉज वो वायलेंस की हिस्ट्री रही है ईरान की। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो वायलेंस फिर से हो रहा है, तो कतर हमेशा कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से इसमें सीज फायर करवाया जाए। लेकिन अल जजीरा जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ भी हुआ उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कतर की गवर्नमेंट के अपने स्टेटस में भी हुआ है। अब इसमें दो जर्नलिस्ट, मतलब एक जर्नलिस्ट और एक कैमरामैन, एक जर्नलिस्ट का नाम मैंने बताया इस्माइल अल घोल, उनके साथ में उनके कैमरामैन रामी अल रिफी, ये दोनों मौजूद थे गाजा सिटी के अंदर में जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई। और इस एयर स्ट्राइक में जो है इन दोनों की डेथ हो जाती है। इन दोनों की डेथ के बाद इजराइल ने बिल्कुल मना किया, इजरायली मिलिट्री ने मना किया कि हमने बिल्कुल भी इनको नहीं मारा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे इनकी बॉडी रिकवर होती है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये इजरायली एयर स्ट्राइक से मारे गए थे, उसके बाद इजराइल की मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जर्नलिस्ट और कैमरामैन, ये दोनों जो हमास का सबसे एलीट यूनिट है, नुखबा यूनिट, और यही यूनिट जो है वो 7 अक्टूबर को अटैक करता है इजराइल के सिटीजन्स के ऊपर, वो नुखबा यूनिट ही था। तो कहते हैं कि ये नुखबा यूनिट के दोनों पार्ट कैसे थे, जिन्होंने गोलियां वोलियां नहीं चलाई, लेकिन दे वर दैट पर्सन जिन्होंने उन हमास के ऑपरेटिव्स को यह सिखाया कि जो आप पूरा ऑपरेशन करोगे इजरायली सिटीजन्स के ऊपर, उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, उसको कैसे शूट करना है, किस एंगल से शूट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें दिखानी है, क्या चीज़ें नहीं दिखानी है। वो सारी प्लानिंग जो है वो इस इस्माइल जर्नलिस्ट थे वो, और उसके साथ जो कैमरामैन था रामी अल रिफी, इन दोनों ने मिल करके करी थी। अब इसके बाद ऑब्वियसली जो अल जजीरा न्यूज़ चैनल है वो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है कि ईरान जो है ये बेबुनियाद की बातें कर रहा है, पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा ही था तो पहले तो ये डिनाई कर रहा था कि मैंने किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं मारा, लेकिन इसने कई सारे जर्नलिस्ट को, अगर आप देखो जर्नलिस्ट की जो इमेज है पूरी दुनिया में, वो जर्नलिस्ट की एक मैसेंजर वाली इमेज होती है। किसी भी वॉर में, चाहे आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख लो, तो जर्नलिस्ट आर नॉट बीइंग हर्ट देयर। और किसी भी वॉर में आप देखोगे, शायद आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आपने देखा होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जर्नलिस्ट को मारा गया था, या जो लोग लिख रहे थे उनको मारा गया था। और उसका पूरा इल्ज़ाम हिटलर के ऊपर था कि हिटलर ने वो सारे लोग जो कि डॉक्यूमेंट कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, जो कि लिखने की कोशिश कर रहे थे जर्मनी में क्या चल रहा है, उन सबको मार दिया था। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उस चीज़ को। तो अब किसी भी वॉर में किसी जर्नलिस्ट की अगर जान जाती है तो उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इजराइल का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो एयर स्ट्राइक करता है, उसको नहीं पता है कहाँ पर कौन है। आपको भी पता है इजराइल गोस ऑल आउट इन वॉर। तो अभी टोटल अगर जर्नलिस्ट को देख लेंगे, जो मतलब पूरी गिनती आई है कि कितने जर्नलिस्ट में मारे गए हैं, तो अगर आप इस्माइल और उनके कैमरामैन को भी मिला दोगे इन दोनों को, तो टोटल जो डेथ टोल है सिर्फ जर्नलिस्ट का इस पूरे पैलेस्टीन को जो कवर कर रहे थे, वो डेथ टोल बढ़ करके 165 पहुँच चुका है, विच इज़ ह्यूज। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। एंड द पॉट इज़ ऑलरेडी बॉइलिंग। वो कहते हैं ना कि मतलब पॉट इज़ ऑलरेडी बॉइलिंग, और वो कभी भी फट सकता है। वो चीज़ होना शुरू हो चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर में। अब ये डेथ टोल जब 165 तक पहुंच गया है, तो जर्नलिस्ट जितने भी हैं मिडिल ईस्ट के, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, सब ने काफ़ी ज़्यादा एंटी इजराइल सेंटीमेंट दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग जो न्यूट्रल भी थे इस पूरे वॉर के अंदर में, उन्होंने भी काफ़ी एंटी इजराइल न्यूज़ चलानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा समथिंग बिग इज़ कमिंग आउट। क्योंकि ईरान जो है वो वेट कर ही रहा है, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी बयान सीधा सीधा दे दिया है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी का भी कल बयान आया, जिन्होंने सीधे डायरेक्ट अटैक की बात कर दी है कि हम इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे इस्माइल हानिया की किलिंग का बदला लेने के लिए। सिंपल सी बात है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अलग अलग कंट्रीज़ जो कि काफ़ी न्यूट्रल हैं, उन्होंने अपने अपने सर्कुलर्स जारी कर दिए। जैसे फ्रांस ने अपने सारे फ्रेंच नेशनल्स से कहा है कि जो लोग भी वेस्ट एशिया में मौजूद हैं, वो सारे लोग जो कि वेस्ट एशिया, खासतौर से ईरान में जो लोग मौजूद हैं, वो सारे लोग ईरान को तुरंत छोड़ दिया जाए, क्योंकि ईरान में कुछ भी हो सकता है, कभी भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, कभी भी ईरान अटैक कर सकता है, उसका रिटेलिएशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों में आप वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद फ्रांस की जो सरकार है वो बाध्य हो जाएगी आपको बचाने के लिए, और काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपको वहाँ से बचाना। इसी बीच में इंडिया की एयर इंडिया ने भी, इंडिया की फ़्लाइट कंपनी एयर इंडिया ने भी अपना सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी सारी फ्लाइट जो इजराइल जा रही थी, इजराइल के कैपिटल तेल अवीव जा रही थी, उसको 8 अगस्त तक कैंसिल कर दिया। इसका बाकायदे उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है कि हमने जितनी भी हमारी फ़्लाइट्स जो कि इजराइल जा रही थी, क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है वेस्ट एशिया के अंदर में, तो हमने अपनी सारी इजराइल जाने वाली फ़्लाइट्स को 8 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है। और इसके कैंसिलेशन के अपने चार्जेस वगैरह बताए हैं कि वो सारी चीज़ें आपको रिफंड हो जाएंगी, आप रीशेड्यूल कर सकते हो 8 अगस्त के बाद, अगर सिचुएशन सही रही तो। अभी तक इसमें कुछ मेजर
दिखाया नहीं है, ईरान ने अभी तक कुछ किया नहीं है इसमें मेजर में, और इस पूरे वॉर में अभी तक ईरान कोई मेजर अटैक किया नहीं है। ईरान ने सिर्फ एक बार अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो भी वो बहुत ही लेम अटैक था। वो सिर्फ अपने लोगों को एक मैसेज देने की बात थी कि हमने अटैक कर दिया, हमने बोला तो हमने अटैक कर दिया ईद के बाद इजराइल के ऊपर में, लेकिन इजराइल का कुछ भी नहीं हुआ उसमें, क्योंकि सारी जो रॉकेट थी, सारी जो ड्रोन्स थे, सबको इंटरसेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर देखो, इजराइल जो है वो कतर से एक चीज़ चाहता है। कतर क्यों खिलाफ हो गया इजराइल के, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। इजराइल ने रिक्वेस्ट किया था कतर से कि कतर के पास हेडक्वार्टर है हमास का, तो हमास को वो बैन कर दिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको यूएस और इजराइल दोनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, इसलिए उन्होंने कतर से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी बैन कर दिए। वो ठीक वैसा ही चाह रहे थे जैसे जॉर्डन के किंग ने किया था। जॉर्डन के किंग ने हमास को बैन कर दिया था एक टाइम पर, तो वही उन्होंने रिक्वेस्ट करी कतर से कि आप भी बैन कर दो। हालांकि कतर ने बैन नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा स्पेस दे दी हमास को, इसीलिए हमास जो है वो, हमास का जो हेडक्वार्टर है वो कतर में बन गया, और इस्माइल हानिया और ये सब बड़े बड़े जो एलीट लीडर्स हैं हमास के, वो सब कतर में लोकेटेड है। तो नाउ अल जजीरा को भी जब टारगेट किया गया है तो इसमें भी कतर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो बार बार जो कतर का नाम आ रहा है वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है इजराइल के लिए भी, बिकॉज कतर अभी तक काफ़ी न्यूट्रल था। अब अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लाइक कतर, लाइक ईरान, ये सब एकजुट हो जाएंगी, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इजराइल के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए सारी कंट्रीज़ अपने अपने सर्कुलर लॉन्च कर रही हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वेस्ट एशिया में, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब, काफ़ी ज़्यादा ग्रेव है। और इसीलिए उन सारे नेशनल्स को ऐसा समझाया गया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर कुछ दिनों पहले निकाला था कि जो लोग भी जहाँ पर लोकेटेड है ईरान या इजराइल में, उनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए और अवॉइड करें जाना वहाँ पर। और इसीलिए आप देखो एयर इंडिया ने भी अपने सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, बिकॉज किसी दिन भी कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है। एंड ईरान के अगर सुप्रीम लीडर ने कह दिया है, जब ये बात ऑन कैमरा कह दी कि हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, तो ही हैज़ टू डू सम डायरेक्ट अटैक। अब वो अटैक कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है ईरान के रिसोर्सेज के ऊपर, ईरान की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। हालांकि मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ईरान कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं करेगा, बिकॉज ईरान उस पोजीशन में अभी इस टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई अटैक कर पाए। बट द सिचुएशन इज स्टिल वेरी ग्रेव। अगर ईरान अटैक करता है तो जो इजराइल करेगा उसके बाद वो ज़्यादा बड़ा होगा, और वो इजराइल विल गो ऑल आउट इनटू दिस, क्योंकि नेतन्याहू का इस पूरे वॉर में पहली बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है अपने लोगों की तरफ जब उसने इस्माइल हानिया को मारा है। लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच देखी जा रही है नेतन्याहू को लेकर के, जो कि काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे अपनी कंट्री में। तो लोगों को अब उम्मीद आई है कि अगर ये बंदा इस्माइल हानिया को भी मार सकता है तो ये हमास और हिजबुल्लाह और ईरान इन सबको भी ख़त्म कर सकता है। तो वो पॉजिटिव अप्रोच को लेकर के अब नेतन्याहू को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया इससे। तो अगर ईरान अटैक करता है तो इजराइल जो उसका रिटेलिएशन करेगा वो बहुत बड़ा होगा। तो उस चीज़ को देख करके फ्रांस ने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि ईरान, अगर आप ईरान में मौजूद हैं तो ईरान से हट जाइए। और अगर कोई गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है तो देयर इज सम स्पेसिफिक इंटेल, तभी वो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है। अदरवाइज देखो, गवर्नमेंट एजेंसीज को पूरा परफेक्ट इंटेल पता होता है कि कब क्या होने वाला है। दे नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट एशिया में काफ़ी ग्रेव हो चुकी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें काफ़ी आसान कर दी हैं। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी के कोर्स में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते थे, उसमें 15 मंथ का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 29,999 का है। बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया अनअकैडमी ने ये ऑन स्टूडेंट्स पॉपुलर डिमांड, और ये प्राइस ड्रॉप कुछ टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इस बैच में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन, उसके अलावा आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उस आंसर्स का इवैल्यूएशन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस यहाँ पर आपको इस बैचेस में मिलेंगे। इसमें आपको कई सारे बैचेस मिलेंगे। एक इंग्लिश मीडियम का होगा, इंग्लिश मीडियम का होगा, हिंदी मीडियम के बैचेस होंगे। उसके अलावा ये सारे बैचेस में आप जिस बैच से चाहते हो अनलिमिटेड एक्सेस है। आप जितनी बार वीडियो को प्ले करना चाहते हो अनलिमिटेड आपके पास एक्सेस रहेगा, आप उतनी बार वीडियो को उसको प्ले कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मिल पाएंगी। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।